हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसे कि आपको पता है, फिलहाल हम इस चैनल पर DSSB TGT के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, प्रॉपर सिलेबस को देखते हुए उस सिलेबस के जो राइटर्स हैं उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में हम कर रहे हैं। पार्ट थर्ड जो है सिलेबस का, जिसमें दिया हुआ है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, उसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको हम कवर अप कर रहे हैं। और आज ये जो मुल्कराज आनंद जी हैं उन पर एक वीडियो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, वो चैनल पर अपलोडेड है और आज ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें कंप्लीट डिटेल जानकारी आपको मुल्कराज आनंद जी के बारे में मिलेगी। साथ ही साथ उसमें इम्पॉर्टेंट बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैंने उसमें आपको रिकॉल कराए हैं, तो उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है पार्ट 1, उसको जरूर देखना है आपको। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। इसमें सिर्फ बाकी के जो पार्ट 1 से छूटे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंक्लूड्स द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। तो देखिए, ओल्ड वुमेन एंड द काउ ये एक नॉवल कहा जाता है, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, ओल्ड वुमेन एंड द काउ। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी ध्यान रखनी है, वो कौन है? गौरी। ठीक है, मेन प्रोटैगनिस्ट। लास्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, मुल्कराज आनंद जी का एकमात्र एक ऐसा वर्क है जिसमें इनके जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक फीमेल कैरेक्टर है। अदरवाइज सारे ही इनके जितने भी नॉवेल्स हैं उनमें सब में मेल कैरेक्टर ही प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो कह सकते हो, मेन लीड कैरेक्टर है। ठीक है, वो मेल है। लेकिन बस एक ये वर्क है ओल्ड वुमेन एंड काउ, इसमें गौरी नाम का जो फीमेल कैरेक्टर है वो मेन रोल अदा कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, दिस वर्क इज बेस्ड ऑन फेमिनिज्म एंड प्रेजेंट्स वेमेन्स प्रॉब्लम एंड सफरिंग। ठीक है, किस पर बेस्ड है? फेमिनिज्म पर। और जो प्रेजेंट में सफरिंग है, विमेन्स की प्रॉब्लम्स है, सफरिंग है, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। ही टॉक्ड अबाउट द सफरिंग ऑफ पोस्ट मैरिज। ठीक है, किस चीज के बारे में बात की है यहाँ पर? सफरिंग, कौन सी सफरिंग है विमेन्स को? पोस्ट मैरिज, मतलब मैरिज के बाद वाली जो सफरिंग्स होती हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस वर्क में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो कौन से वाले शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का पार्ट है? ऑप्शन है द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज। देखिए, लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज की मेन खासियत क्या है कि ये जो है इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इनफैक्ट जो इनका फर्स्ट नॉवल आता है वो 1935 में आया था। मुल्कराज आनंद का 1935 में जो अनटचेबल नाम का इनका नॉवल था वो आता है। लेकिन उसी से पहले इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश हो जाता है 1934 में। ठीक है, जिसका नाम है लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज। ठीक, ओल्ड वुमेन एंड काउ ऑप्शन है सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज या इंडियन समर। तो ये जो वर्क है वो कौन से शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का पार्ट है? यस, तो ऑब्वियस सी बात है, किससे हो जाए, किससे रिलेटेड है ये? तो ये ही एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का भी नाम है और ये उसमें एक शॉर्ट स्टोरी है, ओल्ड वुमेन एंड द काउ। कब पब्लिश होता है ये? तो इसका पब्लिकेशन ईयर भी आपको ध्यान रखना है, 1962। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिटरेरी स्टाइल कैरेक्टराइज आनंद राइटिंग। इसमें से कौन सा लिटरेरी स्टाइल है जो कैरेक्टराइज करता है मुल्कराज आनंद की राइटिंग को? क्या स्पेशलिटी रही है उनकी राइटिंग की? रियलिज्म, मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म, सररिज्म। तो वो ज्यादातर रियल लाइफ स्टोरीज को रिप्रेजेंट करते थे। बेसिकली जो रियल पिक्चर थी उसको शो करते थे, जैसे इंडिया की जो कंडीशन थी पोस्ट कॉलोनियल एरा में। ठीक है, तो उसमें क्या था कि अनटचेबिलिटी जो फैली हुई थी उन सारी चीजों को कैरेक्टराइज किया है इन्होंने अपने अनटचेबल नामक नॉवल में। तो बेस्ड किस पर है? रियलिज्म पर। ठीक है, इनकी जो राइटिंग्स है वो किस पर बेस्ड है? रियलिज्म पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप एक चीज और देखोगे कि मुल्कराज आनंद जी जो थे वो मार्क्सिज्म का जो बिलीव है, ठीक है, मार्क्सिज्म वाली जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करते थे। ठीक है, सभी के लिए इक्वल समाज की स्थापना की बात करते थे। ठीक है, हु इन्फ्लुएंस्ड आनंद सोशलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट व्यू। किसने प्रभावित किया मुल्कराज आनंद जी के सोशलिस्ट और ह्यूमनिस्ट व्यूज को?
मतलब उनकी जो विचारधारा थी एज अ सोशलिस्ट और ह्यूमनिस्ट, वो किससे प्रभावित होकर थी? कार्ल मार्क्स से, महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, या फिर लियो टॉल्स्टॉय से? तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये किससे ज्यादा प्रभावित थे? हालांकि मार्क्स से भी प्रभावित थे, लेकिन अगर सोशलिस्ट और ह्यूमनिस्ट की थियरी में देखें तो देखो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। एक तो ये कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित थे और दूसरा ये लियो टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित थे। तो इसमें दो ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना। कार्ल मार्क्स से भी इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, उनकी विचारधारा को भी ये फॉलो करते थे, साथ ही साथ लियो टॉल्स्टॉय की भी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। मुल्क राज आनंद इज नन एज, वेट मिनट, यस हमारा क्वेश्चन चलेगा 34। मुल्क राज आनंद इज नन एज, इनको मतलब किस तरीके का टाइटल दिया गया है, इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया, चौसर ऑफ इंडिया, चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया, या फिर वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया? तो इसके बारे में भी डिस्कस किया था हमने जब इनकी बायोग्राफी को किया था। ठीक है, ध्यान रखना है क्या इन्हें माना जाता है चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ही इज नन एज चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। इनके जो वर्क हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको चार्ल्स डिकेंस की उपाधि दे दी गई कि चार्ल्स डिकेंस जिस तरीके से ब्रिटिश राइटिंग में है उसी तरीके से ये हैं इंडियन राइटिंग में। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मुल्क राज आनंद नॉवल वाज। मुल्कराज आनंद के नॉवेल्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरीके का है? कैपिटलिस्ट है, या फिर मार्क्सिस्ट है, कम्युनिस्ट है, नन ऑफ दीज? तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका मार्क्सिस्ट। ठीक है, इनकी जो विचारधारा है वो कैसी है? मार्क्सिस्ट की है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू जो रिप्रेजेंट होता है वो मार्क्सवादी वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द थ्री पिलर ऑफ इंडियन नॉवेल्स। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि इंडियन नॉवेल्स के थ्री पिलर्स किस किस को माना जाता है। तो इनमें से कौन है? ऑप्शन देख सकते हो आप, कमला दास, मुल्कराज आनंद, नजीम एजकिल, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इंडियन राइटिंग के थ्री पिलर्स में से कौन है? एक मुल्कराज आनंद। ठीक है, तीन के तीन पिलर भी ध्यान रखने हैं। एक तो इसमें नाम आता है राजा राव का, राजा राव। ठीक है, थ्री इंडियन पिलर है ना, तो फर्स्ट ये हो गया राजा राव, और सेकंड है आर के नारायण, आर के नारायण। ठीक है, तो इन दोनों, एक तो ये दोनों हैं, और तीसरे कौन इंक्लूड हो जाते हैं इसमें? मुल्कराज आनंद। ठीक है, तीनों के नाम ध्यान रखने हैं। ये दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। ठीक है, राजा राव, आर के नारायण और मुल्कराज आनंद। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, देखिए मैचिंग आया है, और ये मैचिंग बहुत इजीली कर लोगे अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा है। तो हमने ईयर वाइज बहुत रिपीटेडली प्रैक्टिस की है, जिससे कि आपको हर एक वर्क का ईयर लर्न हो गया होगा। जैसे अनटचेबल है, ये कब पब्लिश होता है? कुली है, कुली कब पब्लिश हुआ? टू लीव्स एंड अ बर्ड है, और द विलेज है। तो आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे? अनटचेबल इनका पहला नॉवेल है जो पब्लिश होता है, और कब होता है पब्लिश? 1935 में। ठीक है, तो 1 का क्या बन गया? सी। ओके, आगे देखते हैं कुली। कुली कब पब्लिश होता है? कुली पब्लिश हुआ था 1936 में। ओके, तो इसके लिए आ जाएगा, 2 के लिए आ जाएगा डी। अब है टू लीव्स एंड अ बर्ड। टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये जो वर्क है वो पब्लिश होता है 1937 में। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा 3 का हो गया ए। और द विलेज, विलेज का पब्लिश होता है 1939 में। ठीक है, विलेज की स्पेशलिटी क्या है कि ये लाल सिंह ट्रायलॉजी का पार्ट है। ठीक है, ट्रायलॉजी में 3 वर्क हैं जिनको लाल सिंह ट्रायलॉजी कहा जाता है, और उनमें से एक ये है 1939 में पब्लिश होता है विलेज। और इससे अलग क्या है? एक तो है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, 1939 में पब्लिश होता है, और एक थर्ड जो ट्रायलॉजी का पार्ट है वो है द शिकल एंड द पिकल एंड द स्वाम, कुछ इस तरीके से उसका नेम है। सॉरी, द स्वॉर्ड एंड द सिकल।
1942 में वो पब्लिश होता है, ठीक है, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, सॉरी टू फॉरगॉट। और इसमें ना आप देखोगे इसकी जब आप मैचिंग करोगे तो इसमें किस तरीके से हो जाएगा, अनटचेबल को हम वन का क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, है ना, तो वन का सी होना चाहिए। तो दो ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए और डी को कट कर देंगे, और उसके बाद में टू के लिए डी होना चाहिए, टू के लिए डी एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से आप मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवेल कुली? कुली नाम का जो नॉवल है, जो कब पब्लिश होता है, 1936 में पब्लिश होता है, उसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? बखा, मुन्नू, गंगू, लाल सिंह? यस, यू कैन आंसर इट इजीली। कौन है मेन प्रोटैगनिस्ट? यस, राइट आंसर है मुन्नू, ठीक है, ये 14 ईयर ओल्ड बॉय होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 is, which of the following novels is included in the लाल सिंह ट्रायोलॉजी written by M.R. आनंद, यानी मुल्कराज आनंद? तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जिसको लाल सिंह ट्रायोलॉजी में इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन है अनटचेबल, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द विलेज। बताइए। तो लाल सिंह ट्रायोलॉजी में 3 वर्क आते हैं, 3 में से इनमें कौन सा है? द विलेज, जो पब्लिश होता है 1939 में। इनके भी पब्लिकेशन ईयर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनटचेबल 1935 में है, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में है, ठीक है, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस ये पब्लिश होता है 1953 में, ठीक। और इन द विलेज ही इसका राइट आंसर है, लाल सिंह ट्रायोलॉजी का पार्ट है द विलेज, 1939 में पब्लिश होता है। बाकी दो जो हैं अक्रॉस द ब्लैक वाटर है, द स्वॉर्ड एंड द सिकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन द वर्क द विलेज? द विलेज के बारे में हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, मेन लीड कैरेक्टर कौन है इसमें? बाखा है, गंगू है, लालू है, या लाल सिंह है? Yes, what should be the correct answer? Yes, इसका जो मेन लीड कैरेक्टर है वो है लाल सिंह। ओके, लाल सिंह ट्रायोलॉजी का ये फर्स्ट ही वर्क होता है, उसमें लाल सिंह होता है। ऐसे ही अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स का मेन प्रोटैगनिस्ट यहीं पे ध्यान रखना है, लालू। लालू नाम का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स का है। ओके, गंगू, गंगू कौन से वर्क में होता है? टू लीव्स एंड अ बर्ड में। ओके, और बाखा नाम का कैरेक्टर अनटचेबल से है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय मुल्कराज आनंद? इनमें से वो कौन सा वर्क है जो मुल्कराज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है? द बिग हार्ट, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, मॉर्निंग फेस, बैकग्राउंड कैजुअली? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए, द बिग हार्ट ये मुल्कराज आनंद के द्वारा ही लिखा गया है, 1945 में पब्लिश होता है, ठीक है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स हम बात कर ही चुके हैं, 1939 में पब्लिश होता है, लाल सिंह ट्रायोलॉजी का पार्ट है। मॉर्निंग फेस क्या है? मॉर्निंग फेस जो है वो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखने का प्लान किया था इन्होंने, ठीक है, 7 एजेस ऑफ मैन, इनकी ऑटोबायोग्राफी का भी नाम ध्यान रखना है, 7 एजेस ऑफ मैन, 7 एजेस ऑफ मैन इनकी ऑटोबायोग्राफी की थी। इसे इन्होंने 7 वॉल्यूम्स में पब्लिश करने का प्लान किया था, लेकिन इसके 7 वॉल्यूम्स नहीं हो पाए, ये इनकम्प्लीट रह गई। इसमें केवल 4 वॉल्यूम पब्लिश होते हैं। 4 वॉल्यूम में से एक वॉल्यूम मॉर्निंग फेस भी है, जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें, ठीक है। मॉर्निंग फेस जो पब्लिश होता है 1968 में। ओके, इसके अलग 4 वॉल्यूम में और कौन सा है? एक तो हो गया द मॉर्निंग फेस, ओके, एक है 7 समर्स, ये भी नोट कर सकते हो आप, 7 समर्स, ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी का एक फर्स्ट वॉल्यूम है ये 7 समर्स, ठीक है, 1951 में पब्लिश हुआ। फिर मॉर्निंग फेस आता है, सेकंड वॉल्यूम 1968 में पब्लिश होता है। फिर आता है कन्फेशन ऑफ अ लवर, कन्फेशन ऑफ अ लवर,
ये कब पब्लिश हुआ? ये 1976 में पब्लिश होता है। ओके, फिर लास्ट जो इनका पार्ट आता है, लास्ट जो वॉल्यूम आता है, 4th वॉल्यूम, उसका नाम है द बबल। ठीक है, ये पब्लिश होता है 1984 में। ठीक, ये 4 वॉल्यूम है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस हैं, द बिग हार्ट, ये भी, और अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स और मॉर्निंग फेस, ये तीनों ही मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखे गए हैं। मुल्कराज आनंद का कौन सा वर्क नहीं है? तो बैकग्राउंड कैजुअली, दिस इज नॉट रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ओके, तो बैकग्राउंड कैजुअली किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है नजीम एजिकल के द्वारा। ठीक है, नजीम एजिकल या एजाइकल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो नजीम एजिकल के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन रिटन बाय मुल्कराज आनंद? तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एम.आर. आनंद का फर्स्ट पोइटिक कलेक्शन या फिर कहें फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कब पब्लिश होता है? द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज कब पब्लिश होता है? तो पब्लिश तो 1934 में होता है ये। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कौन सा है इनका फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन? द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेसेस अदर स्टोरीज, लाजबंती एंड अदर स्टोरीज, या फिर द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस ना होके एंड है। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, 1934 में ये पब्लिश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड? इनमें से वो कौन सा नॉवल है जिसके लिए मुल्कराज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है? बताइए, ऑप्शन है द रोड, मॉर्निंग फेस, ओल्ड वुमेन एंड द काउ, या फिर बिग हार्ट। तो सबसे पहली बात, इसमें पूछा गया नॉवल, और ये तो नॉवल है ही नहीं, ये तो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, अगर ये शॉर्ट स्टोरी है तो इसको पहले से ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी 3 ऑप्शन बचते हैं, बिग हार्ट है, मॉर्निंग फेस है, द रोड है। मॉर्निंग फेस इनकी ऑटोबायोग्राफी का पार्ट हो जाता है। ठीक, द रोड, द बिग हार्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से किस वर्क के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। यस, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है, ओके, ऑटोबायोग्राफी का जो पार्ट है उसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। ऑटोबायोग्राफी का पार्ट कौन सा है? मॉर्निंग फेस। ठीक है, कब पब्लिश होता है? 1968 में पब्लिश होता है मॉर्निंग फेस, और इसी के लिए 1971 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी वर्क के भी पब्लिकेशन ईयर देख लेते हैं। तो द रोड जो वर्क है ये कब पब्लिश होता है? ये 1961 में पब्लिश होता है द रोड। ओके, ओल्ड मैन एंड द काउ 1962 है, और बिग हार्ट 1945 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल द ओल्ड वुमेन एंड द काउ? इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है नोवेल में, ओल्ड वुमेन एंड द काउ में? तो इसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। नाम क्या है इनका? गौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गौरी। नेक्स्ट इज, Bhikkhu is the main protagonist of which of the novel written by मुल्कराज आनंद? मुल्कराज आनंद के कौन से नॉवल का ये मेन हीरो या मेन प्रोटैगनिस्ट है? कौन? भीखू। ऑप्शन है मॉर्निंग फेस, द रोड, द बबल, 7 समर्स। तो ध्यान रखना है, भीखू नाम का जो कैरेक्टर है वो कौन से वर्क में है? द रोड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान रख सकते हो, रिलेट करके देख सकते हो, भीख कहाँ मांगी जाती है? रोड पर। ठीक है, तो भीखू कहाँ है? रोड पे। ओके, तो रोड में, रोड नामक जो वर्क है उसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? भीखू है। और ये जो द रोड वर्क है ये कब पब्लिश हुआ? 1961 में पब्लिश ये होता है। मॉर्निंग फेस के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है
1968 में मॉर्निंग फेज पब्लिश हुआ। द बबल भी क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का 4th पार्ट है। ठीक है, ये इनका 4th वॉल्यूम है, ये इनका 2nd वॉल्यूम है ऑटोबायोग्राफी का, जिसका नाम है 7 एजेस ऑफ मैन। ओके, तो द बबल का पब्लिश होता है 1984 में पब्लिश होता है, और ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी का ही पार्ट है, 7 समर्स, ये 1951 में पब्लिश होता है, ये 1st वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है द रोड, जो पब्लिश होता है 1961 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मुल्कराज आनंद वर्क इज इनकम्प्लीट। कौन सा इनमें से ऐसा वर्क है मुल्कराज आनंद का जो इनकम्प्लीट रहा? अनटचेबल, कुली, 7 एजेस ऑफ मैन, या ओल्ड वुमेन एंड द काउ। तो आप समझ ही चुके होंगे, अनटचेबल कंप्लीट वर्क है, कब पब्लिश होता है? 35 में पब्लिश होता है। कुली भी कंप्लीट वर्क है, 1936 में पब्लिश होता है। अगर हम बात करें ओल्ड मैन एंड द काउ, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ये भी कंप्लीट ही है, और ये कब पब्लिश होती है? 1962। और 7 एजेस, देखिए हालांकि हम इसे इनकम्प्लीट नहीं कह सकते एक तरीके से, बट जैसा इसे प्लान किया गया था, जैसा सोचा था मुल्कराज आनंद ने कि ये 7 वॉल्यूम्स में इसे पब्लिश करेंगे, तो इनकी 7 वॉल्यूम्स कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इन्होंने केवल 4 वॉल्यूम ही पब्लिश की। ठीक है, और 4 वॉल्यूम के नेम क्या क्या है? 7 समर्स है, मॉर्निंग फेस है, कन्फेशन ऑफ लवर है, और द बबल है। ठीक है, उन्हें ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 एजेस ऑफ मैन। व्हाट इज द नेम ऑफ मुल्कराज आनंद ऑटोबायोग्राफी? मुल्कराज आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? 7 एजेस ऑफ मैन, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द बिग हार्ट, या फिर प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। यस, तो ऑटोबायोग्राफी ही क्या है? 7 समर्स। बाकी सबका पब्लिकेशन ईयर, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स कब पब्लिश होता है? 19 ये लाल सिंह ट्रायोलॉजी का पार्ट है, 1969 में। एक सेकेंड, यस 1939 में। ठीक है, 7 एजेस सॉरी अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1939 में पब्लिश होता है। उसके बाद है द बिग हर्ट। बिग हर्ट कब पब्लिश होता है? पहले देखते हैं, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस 1953 में पब्लिश हुआ, और बिग हर्ट 1945। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी डिड मुल्कराज आनंद वांट टू राइट। अपनी ऑटोबायोग्राफी के कितने वॉल्यूम्स वो लिखना चाहते थे? तो अब ये आपको लर्न हो ही गया होगा, कितने वॉल्यूम लिखना चाहते थे? 7। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 7। नेक्स्ट, हु रोट द प्रीफेस ऑफ मुल्कराज आनंद वर्क अनटचेबल। मुल्कराज आनंद का जो वर्क है, जो पहला नॉवल है अनटचेबल, उसका प्रीफेस किसने लिखा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कल वाले पार्ट में भी था। ध्यान रखना है, इसका प्रीफेस जो लिखा है वो E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि काफी अच्छे इनके क्लोज फ्रेंड थे E.M. फॉस्टर, और उन्होंने ही इसका प्रीफेस लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। इनमें से कौन सा पर्टिकुलर व्यक्ति है जो ब्लूम्सबरी ग्रुप का भी मेंबर है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यस, मुल्कराज आनंद। ब्लूम्सबरी ग्रुप की शुरुआत किसने की थी? तो ये वर्जीनिया वुल्फ और उनकी जो सिस्टर थी उनके द्वारा ब्लूम्सबरी ग्रुप की शुरुआत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इट इज अ ग्रुप विच इज स्टार्टेड बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड हर सिस्टर रेनेसा वेल। कब शुरुआत हुई ब्लूम्सबरी ग्रुप की? 1910 में। ठीक है, और मुल्कराज आनंद का जन्म कब हुआ था? 1905 में। हालांकि ब्लूम्सबरी ग्रुप तो इन्होंने बाद में बहुत लेट जाकर ज्वाइन किया था। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मुल्कराज आनंद के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है, और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका फर्स्ट पार्ट आपको जरूर देखना है, तभी आपको मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट जो राइटर हैं उनको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।